देखिए, कल हम पढ़ रहे थे फ्रॉग के बारे में और हमने कहा फ्रॉग के बारे में कि फ्रॉग के पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, जैसे यहाँ पे सेंसरी पैपिले होते हैं सेंसरी पैपिले। और टेस्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? टेस्ट करने के लिए यहाँ पे होते हैं टेस्ट बड्स। ठीक है, जैसे हमें भी होते हैं टेस्ट बड्स। और स्पेल करने के लिए यहाँ पे नेजल एपिथीलियम होता है। जब भी नेजल लफ्स आएगा पता हो गया आपको नोज के साथ ताल्लुक रहता है इसका, है ना। और विजन के लिए यहाँ पे आइज होती है। सुनने के लिए यहाँ पे ट्रिम्फेनम होता है विद इंटरनल एयर्स भी साथ में होते हैं। आउट ऑफ दीज आइज एंड इंटरनल एयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, देयर आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, है ना। यहाँ पे जो आंखें होती है और जो इंटरनल एयर्स होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड रेस्ट आर सेल्यूलर एग्रीगेट्स अराउंड एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स। बाकी जो होते हैं वो बिल्कुल गुच्छे होते हैं, वो सेल के गुच्छे होते हैं जो बिल्कुल नर्व एंडिंग्स के अराउंड जो है होते हैं। ठीक है, रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेट्स अराउंड नर्व एंडिंग्स। नर्व एंडिंग्स का मतलब होता है द एंड्स ऑफ नर्व्स दैट डिटेक्ट द स्टिमुलाई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नर्व एंडिंग्स का मतलब क्या होता है। नर्व एंडिंग्स का मतलब होता है द एंड्स ऑफ नर्व्स, है नर्व एंडिंग्स सीधे ये एंड्स ऑफ नर्व्स करते क्या काम है वो ये काम करते हैं कि वो करते हैं दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस। वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस को, यहाँ बोलेंगे स्टिमुलाई को, प्लूरल बोलेंगे हम। जैसे टच को, ठीक है, पेन को, ठीक है, या टेम्परेचर को, है ना, ये सब स्टिमुलस। टच है, पेन है, टेम्परेचर है। एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर यही जो नर्व एंडिंग्स है वो सेंड करती है सिग्नल्स हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ओर। तब जाके फिर वो अपना रिस्पॉन्स कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा ना मोटर न्यूरॉन्स के बारे में या सेंसर न्यूरॉन्स के बारे में ना। पढ़ा है आपने कि नहीं पढ़ा होगा आपने? सेंसर न्यूरॉन से मतलब पहुंचती है वहां से खबर दिमाग तक, फिर वहां से आता है रिस्पॉन्स जिससे हम ऐसे कर देते हैं, वो मोटर न्यूरॉन से हो जाता है। वो तो आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ थोड़ा सा, वो हम पढ़ेंगे अच्छे से इंशाल्लाह, सेंसरी न्यूरॉन्स। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तो नर्व एंडिंग्स आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आइज इन फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल। ठीक है, स्कल में एक ऑर्बिट होता है, ऐसे गोल होता है कुछ, वहां होती है आई। दीज आर सिंपल आइज, ठीक है, पोजेसिंग ओनली वन यूनिट। ठीक है, सिंपल आइज और कंपाउंड आइज में क्या फर्क होता है? सिंपल आइज का मतलब क्या है? जहाँ पे खाली एक ही यूनिट होगा। अगर हम देखते हैं ना, मतलब हनी बी के अंदर वहां पे होती है कंपाउंड आई, ऐसे आई होती है ना। उसमें छोटी छोटी आंखें होती है बनी है बहुत सारी, उनको विजन खतरनाक होता है, इसलिए ना जब मक्खी होती है ना उसको हम करते हैं दूर से ही ऐसे वो भाग जाती है, या मॉस्किटो, उनके पास क्या होती है? उनके पास कंपाउंड आइज होती है, उनके पास आंखें बहुत सारी होती है। उनको बोलते हैं, उन छोटी छोटी आंखों को ओमेटीरिया क्या बोलते हैं? वो हम पढ़ेंगे शायद आगे, ओमेटीरिया। तो उस आंख को बोलते हैं कंपाउंड आई, जो बन जाती है बहुत सारी यूनिट से। अगर एक यूनिट से आंख बनती है ना उसको बोलते हैं सिंपल आई। तो यहाँ पे सिंपल आईज ही होती है। एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स, है ना। यहाँ पे बाहर से कान बना होता है ऐसे हमारी तरह। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ट्रिम्फेनम होता है, जैसे कि हम देख रहे थे पिछली बार। कैन बी सीन एक्सटर्नली, वो दिख जाता है, बिल्कुल कम दिख जाता है वो। द एयर द एयर इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, है ना। कान तो होता ही ऑर्गन ऑफ हेयरिंग, लेकिन साथ में वो इक्विलिब्रियम के लिए भी हेल्प करता है। वो बैलेंसिंग ऑर्गन भी एक्ट करता है, ये बात याद रखनी, एयर ऑल्सो एक्ट एज बैलेंसिंग ऑर्गन। अच्छा, मुझे लगा खत्म हो गया इसे चैप्टर आज का। उसके बाद देखिए आप यहाँ क्या लिखा है। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जैसा कि यहाँ पे इसने दिया है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग एंड दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ये फ्रॉग। मुझे पता नहीं है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी वहाँ पे दिया है सब कुछ टिश्यूज के बारे में ना, न्यूरल टिश्यूज वो सब इसने दिए, कॉलम एपिथेलिया वो सब। लेकिन यहाँ पे है ना न्यू एनसीईआरटी, इसमें लिखा ही नहीं है। शायद बोर्ड पे आ जाता है वो, है ना। पता नहीं है मुझे, मैं देखता हूँ बोर्ड का सिलेबस पहले। किसको मत पता है कि बोर्ड में क्या आ जाता है सिलेबस के बारे में, क्योंकि चैप्टर इतना ही है, यहाँ पे छोटा बहुत कर दिया गया इसको। जब मैंने मुझे याद है, जब मैंने पढ़ा था 11th क्लास में, तब तो था बड़ा चैप्टर। अच्छा, फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवाइड टेस्टीज। यहाँ पे जो टेस्टीज होती है वो येलोइश ओवाइड होती है, ऊपर देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टेस्टीज है वो येलोइश ओवाइट शेप्ड है, यहाँ पे देखिए आप।
दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये येलो है ना, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या है, इधर पे देखिए आप, यहाँ पे ओवरी होती है। ठीक है, ये ना, ये सब कुछ, ये सारा मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं कहता हूँ आउटलाइन ब्लू पेन से। ये सारी ओवरी है, ठीक है, ये हो गया ओवरी एक, ये हो गया दूसरी ओवरी, ऊपर क्या है, टेस्टीज, येलोइश ओवाइड टेस्टीज यहाँ पे होती है। ओवाइड का मतलब होता है ओवल बट स्लाइटली ब्रॉडर एट वन एंड। ओवल तो होती है लेकिन स्लाइटली ब्रॉडर एट वन एंड, किसी एक एंड पे ज्यादा ब्रॉडर, मतलब थोड़ा ऐसा ओवाइड। अब ये हो गया ओवाइड, थोड़ा ऐसा, इस टाइप की यहाँ पे टेस्टीज पाई जाती है इन केस ऑफ मेल फ्रॉग्स। फिगर 7.3 में दिया है, विच आर फाउंड, जो पाए जाते हैं कहाँ पे, एडहर्ड, कि वो चिपके हुए होते हैं टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज, है ना, अपर पार्ट ऑफ किडनीज, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मिजो, क्या कैसे यहाँ पे, पेरिटोनियम कॉल्ड मेजोर्चियम। ऊपर देखिए अब यहाँ पे ना, ये अपर पार्ट ऑफ किडनी, ये किडनी है ना, ये वाली, ये सारी किडनी है यहाँ पे, ये एड्रिनल ग्लैंड है बीच में यहाँ पे जो किडनी में होता है। तो यहाँ पे टेस्टिस किडनी के साथ जुड़ी हुई है ना, वो इसे यहाँ पे बता दिया हमें कि थ्रू पेरिटोनियम, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू यहाँ पे जो ये होती है टेस्टिस, वो अटैच होती है। उसे क्या बोलते हैं, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को उसको बोलते हैं मेसोर्चियम। मेसोर्चियम होता है क्या, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है, पेरिटोनियम का मतलब होता है अ थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, अ थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है ये, दैट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, इसको लाइन करते हैं अंदर से, पेरिटोनियम इंसान में भी होता है ये। अ थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन दैट लाइंस, what that lines the abdominal cavity and covers internal organs, इंटरनल ऑर्गन्स। पेरिटोनियम का मतलब होता है एक ऐसा थिन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो लाइन करता है एब्डोमिनल कैविटी को, या जो लाइन करता है, जो कवर करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। तो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोर्चियम जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड एज मेसोर्चियम। उससे टेस्टीज है वो जुड़ जाती है विद व्हाट, विद द अपर पार्ट ऑफ किडनीज। तो एडहेरेंस के काम में आ जाता है कि डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इट एडहेर्स द येलोइश ओवल टेस्टीज टू द किडनी ऑफ द फ्रॉग। ठीक है। अब ये क्या होता है आखिर, मेसोर्चियम किसके हेल्प करता है, वो होता है क्या है, वो होता है डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही, डबल फोल्ड उसको होते हैं मेसोर्चियम। वो करते हैं सस्पेंड टेस्टीज को, मतलब बंद कर देता है एक जगह पे, फ्रॉम द डोर्सल बॉडी वॉल, ठीक है, इन फ्रॉग, इन शॉर्ट वो बंद कर देता है टेस्टीज और किडनी के साथ। अब वासा एफरेंशिया इसने यहाँ पे दिया था, ये देखिए आप, वासा एफरेंशिया इसने यहाँ दिया था ना, ये रहा जो मेल में आता है, ये देखिए आप, ये वासा एफरेंशिया इसने यहाँ पे दिया था। और ये ऊपर से नहीं, ये सब ये फैट बॉडीज है, ये वासा एफरेंशिया, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे। अब इसने बोला है वासा एफरेंशिया के बारे में कि आर 10 to 12 इन नंबर, वो 10 से 12 ऐसे 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 होते हैं, ठीक है। They arise from the testes, जो निकलते कहाँ से, टेस्टीज से ही। They enter the kidney on their side and open into bidders, वो घुसते कहाँ पे, किडनी में उनके साइड्स पे ना, ऊपर देखा होगा आपने, और खुल जाते हैं इनटू बिडर्स, बिडर्स कैनाल, ठीक है, बिडर्स कैनाल में वो खुद जाते हैं फिर फ्रॉग के केस में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट, फिर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ करते हैं क्या, कम्युनिकेट। अब व्हाट इज यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जैसा कि हम जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है कि जहाँ पे यूरिन भी आ जाएगा किडनियों से, और जहाँ पे जेनेटल मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पीस के साथ जुड़ा होगा, यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। तो उसके बाद जो ये होता है हमारे पास कैनाल्स को हम बोलते हैं बिडर्स कैनाल, जो असल में वासा एफरेंशिया ही खुल जाता है इस बिडर्स कैनाल के अंदर, यानी वासा एफरेंशिया, ऊपर देखिए आप, है ना वासा एफरेंशिया, ये बिडर्स कैनाल में खुल जाता है।
अब पानी इधर से ब्लडर्स के अंदर होगी कुछ यहाँ से, फिर ये कहाँ पे खुल जाता है, यूरोजेनिटल डक्ट के अंदर। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं हो जाता है, वहाँ पे दो अलग अलग ओपनिंग्स होती है, वो हमने कहा था इससे पहले ना। फीमेल्स में दो अलग अलग ओपनिंग्स होती है, वहाँ पे दोनों अलग तरीके से घुस जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप, दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोका। जो यूरोजेनिटल डक्ट जो होता है वो क्या करता है, वो दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन्स इन द क्लोका। ऊपर देखिए आप ध्यान से, क्लोका के अंदर ये सब कुछ दाखिल हो जाता है, यानी ये इलाका क्लोका है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोकल अपर्चर इसको बोलते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ से, ये क्या हम पढ़ रहे, फीमेल का हमें ऊपर देखना है, क्लोका है ना, ये मेल का देखिए आप, ये क्लोका है। तो इसमें यहाँ से क्या है, यूरिनरी डक्ट, ठीक है, इधर से किडनी का भी रास्ता खुल जाता है, और इस टेस्टिस का भी रास्ता एक ही जगह से आ जाता है, फिर क्लोकल अपर्चर से बाहर निकल जाता है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं हो जाता है, वहां पे हम देखेंगे। तो इन शॉर्ट, यूरिनोजेनिटल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे बोथ यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, जहाँ पे दोनों होंगे, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव दोनों चीज जहाँ पे होंगी। अच्छा, द क्लोका इज अ स्मॉल मीडियन चैम्बर। क्लोका एक चैम्बर होता है ना, स्मॉल मीडियन चैम्बर होता है वो, दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, जो बिल्कुल फीकल मैटर को पास करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, जो भी बाहर निकालना होता है फीकल मैटर, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल असल में होता है, या जो ब्लड करता है प्योरीफाई किडनी, फिर बनता है बाद में क्या, यूरिन, या ऐसी जो है जो फिल्ट्रेशन करती है किडनी, और साथ में स्पर्म्स जो होते हैं। तो फीकल मैटर भी, यूरिन भी और स्पर्म्स भी, तीनों के लिए एक ही चैम्बर होता है, उसको बोलते हैं क्लोका। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि क्लोका जो होता है वो ऐसा ही होता है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में, ऐसे यहाँ लिखा है, इज ए स्मॉल मीडियन चैम्बर। मीडियन का मतलब हो गया दैट इज लोकेटेड एग्जैक्टली एट द मिडल, ठीक है, जो बिल्कुल मिडल पे लोकेटेड होता है। जब वो मिडल पे लोकेटेड होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से घुस जाता है इसमें, इस किडनी का भी क्या, यूरोजेनिटल डक्ट, और इस किडनी का भी क्या घुस जाता है, यूरोजेनिटल डक्ट। तो दोनों यहाँ पे घुस जाते हैं। तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि यहाँ पे तमाम किस्म की चीज़ें, यानी कि फीकल मैटर, स्पर्म्स, यूरिन, इसमें घुस जाते हैं क्लोका के अंदर, टू द एक्सटीरियर, फिर निकल जाते हैं थ्रू द क्लोकल अपर्चर बाहर। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या होती है, वहां पे पेयर ऑफ ओवरीज होती है। तो ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज, है ना, जैसे कि ऊपर देखा होगा आपने। एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन, देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनीज। देखिए, मेल फ्रॉग्स का कनेक्शन तो होता है किडनी के साथ। मेल फ्रॉग की जो टेस्टिस होती है वो किडनी के साथ अटैच होती है पेरिटोनियम के जरिए से, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, या जैसे हम बोलते हैं मेसोर्चियम्स को हम बोलते हैं। लेकिन ऐसा मेल मतलब फीमेल में ऐसा नहीं हो जाता है, ठीक है। अ पेयर ऑफ, and there is no function, ठीक है। a pair of oviduct arising from the ovaries opens into the cloaca separately। यहाँ पे a pair of oviduct, जिसको हम इंसानों में बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, है ना, जहाँ पे असल में हो जाती है फर्टिलाइजेशन, एम्पियोला के रीजन के पास हो जाती है। वो पता नहीं आपको क्या होता है एम्पियोला, वो हम पढ़ेंगे क्लास 12 में। फिलहाल जो ओविडक्ट होता है ना, तो अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जो है अराइजिंग फ्रॉम द ओवरीज ओपन्स इनटू द क्लोका सेपरेटली। आप देखिए यहाँ पे ओविडक्ट अलग निकल जाता है, ये देखिए आप, यूरेटर तो यहाँ पे ठीक है, डेफिनेटली यहाँ होगा ना, यूरेटर भी यही यही चीज़ आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूरिन भी निकल रहा है यहाँ से, और स्पर्म भी यहाँ से आ रही है, क्योंकि किडनी के साथ टेस्टी जुड़ी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप अलग से होता है, ये देखिए आप ओविडक्ट, ठीक है, ये ना अलग, और ये घुसता है अलग तरीके से क्लोका के अंदर, और यहाँ से घुसता है, फिर यहाँ से यूरेटर अलग होता है। देखिए यहाँ ना बीच में जगह है इनको, फिर मिल जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ से निकल जाता है। ये मिलते नहीं है, देखिए ये अलग, ये भी घुसता है क्लोका में अपने हिसाब से, ये भी घुसता है क्लोका में अपने हिसाब से, ये मिल के नहीं घुसते। आप समझ रहे कि नहीं, ये सेपरेटली अलग अलग चैनल्स बनाते हैं। उसके थ्रू ओविडक्ट से पता ये क्या आ जाएगा, मतलब ओविडक्ट से क्या आ जाएगा, आएगा ना वहां से, मतलब एग, ओवा, जो जो ओवरी जहाँ पे होती है, तो पता ही है, फिर यहाँ से इसको ये हो जाएगा। तो सेपरेट, ठीक है, a pair of ovate arising from the ovaries opens into the cloaca separately, सेपरेटली जुड़ के नहीं, नॉट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट, वो जुड़ के आ जाएंगे यहाँ पे। फीमेल के केस में इन शॉर्ट यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है फ्रॉग में। अब मच्योर फीमेल कैन ले, नहीं खुदा, 2500 अंडे से लेके 3000 अंडे ये एट अ टाइम दे सकती है, क्योंकि वो छोटे छोटे होते हैं।
फिर वहां से क्या निकलते हैं टैडपोल ना, जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं फ्रॉग के। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होती है ना, मतलब वो अंडे देती है, मतलब कौन, फीमेल फ्रॉग। फिर मेन जो टेस्टिस होती है ना, वो उस पे पड़ जाती है, किस पे, उन अंडों पे। तो ऐसे इसको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे होता है फ्यूजन आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ना ना कि इनसाइड द फीमेल बॉडी, जहाँ पे फ्यूजन हो जाता है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज, टैडपोल तो पता ही है ना। टैडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाती है, चेंज आ जाती है, बार 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 डेवलप हो जाता है और बड़ा बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जब एब्रप्ट चेंज आ जाती है, मतलब लगता है ये कुछ नहीं, टैडपोल बनता है क्या, एंड पे फ्रॉग। जहाँ पे असली मेटामॉर्फोसिस तब होता है जब मतलब अडल्ट के साथ लार्वा मैच नहीं करते, मतलब बच्चा दिखते हैं, इंसान का बच्चा पैदा हो गया, वो इंसान से लगता है कि नहीं, लगता नहीं इंसान जैसा ही वो। लेकिन ये टैडपोल होता है कुछ मछली जैसा लग रहा होता है, लगता नहीं कि ये फ्रॉग बन जाएगा बाद में। तो यहाँ पे जैसे हम कैटरपिलर देखते हैं, लगता है कि वो बाद में बन जाएंगी बटरफ्लाई, नहीं लगता है ना। मतलब जो ये होता है, या सिल्क वर्म की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है मेटामॉर्फोसिस, वो हम पढ़ेंगे, वो शायद नहीं है सिलेबस में। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स, है ना, कार्निवोर्स होते हैं, एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन important लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग्स यहाँ पे पाई जाती है। तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया ये चैप्टर आज का। बताइए आज नहीं पढ़ेंगे आज, मतलब खाते ही उनकी लेग्स को ना, फ्रॉग की लेग्स बड़ी टेस्टी होती है, खानी चाहिए, अस्तगफुरुल्लाह, पर खाते हैं ये लोग फ्रॉग की लेग्स। अच्छा बताइए आप, ये तो एक आसान होता है, ये तो खुद ही पढ़ेंगे आप, ठीक है, एपिथीलिया वगैरह ये कुछ नहीं है, तो वापस लिखा होता है ना पुराना ही। तो इसी के साथ हमने आज का चैप्टर खत्म कर दिया, ये बहुत छोटा चैप्टर था। अब चैप्टर नंबर 6 पढ़े अभी कि नहीं? नहीं, मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड वैसे चैप्टर वाइज, फिर इसको पहले बंद करना रिकॉर्डिंग को। क्या बोलते, पढ़ेंगे कि नहीं? अगर आप बोलेंगे हाँ मैं बढ़ाऊंगा, बस बताइए आप हाँ या ना, क्या आप चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे अभी? शाबाश, जवाब दीजिए मुझे, क्या आप चाहते हैं कि आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 अभी? नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे आप खुदा। जवाब दीजिए, यस या नो बताइए, आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? सर व्हाट अबाउट टिश्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर, टिश्यूज फ्रॉम दिस चैप्टर वो पढ़ने हैं कि नहीं? मुझे मतलब पता ही है वो पढ़ने हैं कि नहीं, मैंने सिलेबस नहीं देखा है बोर्ड का। सर जो आपको अच्छा लगे, मुझे बताइए टिश्यूज पढ़ने के नहीं चैप्टर के? अगर पढ़ने तो हम लाएंगे ओल्ड ओल्ड एनसीईआरटी का, फिर उसे पढ़ेंगे। मुझे पता नहीं है सिलेबस, अगर आप पता होगी तो आप बता सकते हैं मुझे। तो हम टिश्यू विश्यू सब पढ़ेंगे अच्छे से। वो दूसरे चैप्टर में है। किस चैप्टर में है वो? दूसरे में नहीं है वो? अच्छा ठीक है, नहीं मैं सॉल्यूशंस, ठीक है। मैं फिर करता हूँ काम, मैं ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ देखता हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर आराम से अच्छे से पढ़ेंगे वो। हाँ इसमें 23 पेजेस है, हम पढ़ेंगे वो सारा अच्छे से इंशाल्लाह। मैं अब करता हूँ वो इसका पीडीएफ सेंड, इसको हम करते हैं शेयर स्क्रीन, ये हम पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ को ग्रुप में सेंड, ठीक है। कहाँ पे गए? देखिए आप, इसको हम कहते हैं शेयर स्क्रीन। क्या पहले इन लोगों ने किया है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी होती है बड़ी 300 पेज, उसका हो गया 200 पेज, 250 पेज हो गए शायद, इसको कितना कम किया इन लोगों ने। कहाँ पे गया हमारा ग्रुप, बायोलॉजी का ग्रुप, ये रहा पीडीएफ, इसको हम करते हैं अब शेयर स्क्रीन। ये मैं क्या खोल रहा हूँ, 1 मिनट। बायोलॉजी ग्रुप कहाँ गया, बायोलॉजी बायोलॉजी, ये रहा। मैंने आपको सेंड किया पीडीएफ है ना, हम खोलते हैं इसको अब आराम से पढ़ते हैं हम चैप्टर से पहले से। कितने खुल रहा है? चैप्टर 7 ओपनिंग लोडिंग,
तो यहाँ पे होगा शायद। ये देखिए आप, हम पढ़ेंगे ये सारा। क्या हमने पढ़ा था यहाँ पे टिश्यू के बारे में? ये तो पढ़ा था हमने ना, एनिमल टिश्यू, एपिथेलियल। हम पढ़ेंगे अब अच्छे से, अब मज़ा पढ़ने में आएगा। ये बल, इसमें कॉकरोच भी है, सब कुछ मज़ा आएगा पढ़ने में कॉकरोच को। तो आपके सामने हम पढ़ेंगे वापस से चैप्टर, अब पूरा जो फुल पीडीएफ है। चैप्टर नंबर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बोथ यूनिसेलुलर एंड, ये पढ़ा था हमने मुझे लगता है ना, यहाँ तो पढ़ लिया था हमने ये तो पढ़ लिया था हमने। एनिमल टिश्यू सब यहाँ से पढ़ने हैं। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जिस एतबार से फंक्शन होगा उस एतबार से स्ट्रक्चर भी होगा। जैसा फंक्शन वैसा स्ट्रक्चर। अब पता है, जैसे हमें ना, जो जो सर्द इलाके के होते हैं ना, मतलब एनिमल्स, उनके जो अपेंडिक्स हैं वो छोटे होते हैं, उसको बोलते हैं एलन्स लॉ। उनके कान छोटे होते हैं आमतौर पे। एलन्स लॉ यही बोलता है। मतलब जैसे आप देखेंगे हाथी, हाथी के इतने बड़े कान क्यों होते हैं? क्योंकि वो गर्म इलाके में होता है, उसके कान बड़े होते हैं, तो उसको हीट लॉस हो जाती है उधर से कानों से। हमारे कान छोटे, हमारे कान नहीं, मतलब जो जो सर्द इलाके के जानवर होते हैं ना, उनके कान छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कम हीट हो जाती है लॉस कानों से। तो मतलब क्या हो गया, जिस एतबार से फंक्शन होता है चीज़ों का, उस एतबार से स्ट्रक्चर उनका बन जाता है ना। तो ऐसे होता है टिश्यूज में भी। देर वो मैं इकोलॉजिकल लेवल पे बोल रहा था, वो इकोलॉजिकल लेवल पे, ये इकोलॉजिकल लेवल पे हम नहीं पढ़ रहे, हम एनाटॉमिकल लेवल पे पढ़ रहे हैं। देयर फोर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टिश्यूज, है ना। तो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। और हार्ट में चारों के चारों पाए जाते हैं। अब ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस में हमारी बॉडी में होते हैं हर जगह पे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ही एपिथेलियल टिश्यू से। वी कॉमनली रेफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथीलियम, इसको हम बोलते हैं ना। और प्लूरल यहाँ पे क्या आ जाता है, एपिथीलिया। जैसे बैक्टीरियम और बैक्टीरिया, बैक्टीरियम हो गया एक बैक्टीरिया ना, और बैक्टीरिया हो गया बहुत सारे बैक्टीरिया। तो एपिथेलियाज नहीं बोलना यहाँ पे, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में ही आ जाते, पीएल मतलब प्लूरल। दिस टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस। अगर आप देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू ने यहाँ पे एग्जांपल दी होगी, सिंपल एपिथेलियम की एग्जांपल इसने यहाँ पे दी है, ठीक है। तो इसमें अब शेप होती है, स्क्वायरस शेप है पहली वाली, ठीक है। दूसरी वाली क्या है, ये क्यूबॉइडल शेप है। तीसरी वाली क्या है, सी वाली, ये कॉलमनर शेप है ना, एक कॉलम जैसे यहाँ पे है। ये होता है रो, है ना, ये हो गया रो, सफा, कॉलम हो गया ऐसे। तो कॉलमनर इसको बोले, जो कॉलम जैसी होंगी। और कॉलम, अच्छा कॉलमनर ये वाली है, ये सिर्फ कॉलमनर है, हाँ ये सिर्फ कॉलमनर है। और कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीरिया, अब सीरिया भी अगर होगा तो कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीरिया। ये सारी शेप्स होती है किसकी, सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे, तो दिस टिश्यू हैज फ्री सरफेस, ठीक है, विच फेसेस इधर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट, और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। अपन स्किन वगैरह किससे बन जाता है हमारा, वो बन जाता है एपिथेलियल टिश्यू से, हमारा स्किन बन जाता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे क्या लिखा है कि विच फेस इधर बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। बॉडी फ्लूइड जो होता है ना, मतलब जो निकल जाता है हमारी बॉडी से, बाज़ों का स्वेट निकल जाता है, ठीक है, उसको फेस करना पड़ता है, या तो आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए प्रोवाइड करता है क्या, वो करते हैं प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये समझना है। द सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड, बिल्कुल अच्छे से बंद किए होते, विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, यहाँ पे बहुत कम मैट्रिक्स होता है बिटवीन द सेल्स। इंटरसेलुलर, सॉरी, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पे कम होता है, यानी कि जो बिटवीन द सेल्स पाया जाता है, क्योंकि इंटर का मतलब होता है क्या, अमंग या बिटवीन, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन। अगर हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर। इंटर सेलुलर मतलब क्या हो गया, सेल्स के बीच में। तो वो ये समझ रहे हैं कि इंटर सेलुलर है, यानी कि सेल्स के बीच में जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? सेल्स के दरमियान मैट्रिक्स क्या होता है, ये होता है क्या, ये ऐसा मटेरियल होता है सेल्स के बीच में जो सपोर्ट के काम पे हेल्प करता है इनको, मैट्रिक्स, ठीक है, या इनको बाइंड कर देता है।
जिसने बोलते हैं एंड्रॉइड टेट, हम मैट्रिक्स में इस टाइम पे फंसे हुए हो। मतलब क्या हो गया मैट्रिक्स, मतलब हम बंधे हुए हैं सिस्टम के साथ, है ना। हम इंडिपेंडेंट सोचते नहीं है कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं। हम बस लगे होते हैं ये जॉब करना है वो जॉब करना है, हम सोचते नहीं है कि हम जॉब प्रोवाइडर कैसे बन सकते हैं। वो बोलता है कि हम मैट्रिक्स में बंद है ना, एंड्रॉइड टेट जैसे बोल रहा होता है बार बार। सपोर्ट और बाइंड, ठीक है, जो सपोर्ट करता है, जो बाइंड कर देता है क्या, और नरिश कर देता है। आप समझ रहे मैट्रिक्स को बोलते हैं, मैट्रिक्स मतलब क्या, वही 9 to 5, 9 to 5 जॉब इंसान करता है और जिंदगी में बंद रहता है वो। उसको इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट नहीं आ जाती है, और वो बिल्कुल उस मैट्रिक्स को एस्केप नहीं करते, वो रैट रेस में फंसा हुआ होता है हमारी तरह। तो जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, वो सेल्स के दरमियान में ऐसा सब्सटेंस होता है जो सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, उनको जोड़ देता है और उनको नरिश कर देता है। लेकिन याद रखना कि मैट्रिक्स इज नॉट लिविंग, मैट्रिक्स इज नॉन लिविंग, ठीक है। मैट्रिक्स होता है वो नॉन लिविंग होता है उनके बीच में। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। पहले क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम, या तो क्या होगा, कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। एपिथेलियल भी बोल सकते हैं या एपिथेलियम बोलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम। तो एपिथेलियल टिश्यूज को हम सिंपल एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। अब सिंपल एपिथेलियम में क्या आता है, इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। यहाँ पे खाली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। आप देख पा रहे हैं, खाली खाली सिंगल लेयर, एक ही लेयर ना। ये सेल्स, 1 2 3 4 सेल्स यहाँ पे, ये देखिए, सेल 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 सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पाई जाती है। कहाँ पे, सिंपल की बात हम कर रहे हैं। सिंपल का मतलब होता है जो खाली बनता होगा एक यूनिट से, और कंपाउंड मतलब क्या होगा, जो बनेगा दो, मोर देन दो चीजों से या दो चीजों से, टू और मोर देन टू चीजों से जो बन जाएगा वो। अगर यहाँ पे एक और लेयर चढ़ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा ये। तो सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज। जो हमारी बॉडी कैविटी होती है ना, अंदर से जो खाली जगह होती है उसको लाइन करते हैं, ठीक है। या जो हमारे डक्ट्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, उनको लाइन करने के लिए सिंपल एपिथेलियम हेल्प कर देता है। द कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स, डेफिनेटली दो से या दो से ज्यादा लेयर्स यहाँ पे होंगी, एंड हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आवर स्किन, है कि नहीं। ये बात याद रखनी है कि एपिथेलियम टिश्यू का मतलब होता है इट हैज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, कैसे अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, कैसे अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाते हैं, उस बुनियाद पे हम फिर से इन्हीं सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यूज है उनको हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स में, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कोलमनार के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, फर्स्ट वन वाज स्क्वैमस, या उसको बोलते हैं क्या, फ्लैटेंड सेल या स्क्वैमस सेल। सेकेंड वन वाज क्यूबॉइडल, यानी कि क्यूब लाइक। स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैटेंड, ठीक है। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, फ्लैटेंड। और क्यूबॉइडल मतलब क्या होता है, क्यूब लाइक। और कॉलमनर का मतलब क्या होता है, कॉलम लाइक, ठीक है, ऐसे ऐसे कॉलम। और कॉलमनर सेल्स विद बेयरिंग सीलिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे सीलिया भी ऊपर से होगा। तो ये हम चार टाइप पढ़ रहे हैं सिंपल, किसके अंदर, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। पहली बात, स्क्वैमस एपिथेलियम सेल क्या होती है। स्क्वैमस का मतलब जैसे क्या ऊपर लिखा है एनसीईआरटी ने खुद ही, कि स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल फ्लैट होगा। ऊपर इसने कहा फ्लैटेंड सेल, या और लिखेंगे आप स्क्वामस सेल। जैसे यहाँ पे क्यूबॉइड, क्यूब लाइक का मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड एक ही बात है। तो मतलब हो गया फ्लैट स्केल लाइक सेल्स जो होंगी, दैट फॉर्म लाइनिंग और कवरिंग, जैसे स्किन बनाती है, ब्लड वेसल्स बनाती है, उस काम में स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आ जाती है। द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ a सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद irregular बाउंड्रीज। ये आपको दिख रही है, सेल्स, ठीक है, फ्लैटेंड सेल्स, स्क्वामस सेल्स यहाँ पे है। इरेगुलर बाउंड्रीज, ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्रीज है इरेगुलर, कभी ऐसी कभी ऐसी कभी ऐसी, कभी ऐसी शेप कभी ऐसी शेप कभी ऐसी शेप, तो उसको बोलते हैं इरेगुलर बाउंड्री यहाँ पे होती है। दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाती है। ब्लड वेसल ना, उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर पाई जाती है, ना कि ब्लड वेसल के अंदर, ब्लड वेसल के वॉल के अंदर, खुद वेसल के वॉल के अंदर ही। और एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो एल्वियोलाई होते हैं ना लंग के अंदर, पढ़ा हुआ क्लास 10 में हमने, एल्वियोलाई, सैक लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे होती है गैसियस एक्सचेंज, एल्वियोलाई। तो वहाँ पे जो एयर सैक्स लंग्स में होते हैं, वहाँ पर भी क्या होते हैं, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स, एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। ये किस काम के लिए हेल्प करते हैं,
ये फॉर्म करते हैं डिफ्यूजन बाउंड्री। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब क्या होता है, जैसे डिफ्यूजन की मदद से ही हम, क्या होता है, गैस एक्सचेंज टेक प्लेस कर जाती है, मतलब हमारी बॉडी से निकलते हैं, क्या है, खून से निकलता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या निकलता है हमारी, हम करते हैं एक्सेल, घुसता क्या अंदर होता है, वो भी होता है डिफ्यूज ही अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री यहाँ पे होती है। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब होता है थिन सरफेस और लेयर अक्रॉस विच सब्सटेंसेस डिफ्यूज फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि हम पता है कि डिफ्यूजन का मतलब होता है जब सब्सटेंसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जब चल जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री, तो पता ही है, आपको पढ़ा होगा आपने। द क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं, इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ क्यूब सेल्स, ठीक है। वहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होती है, जो क्यूब जैसी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, नहीं क्यूब जैसी, बिल्कुल देखिए, क्यूब क्यूब क्यूब। तो दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट्स में पाई जाती है, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स होते हैं उनके डक्ट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट होते हैं ना, इन किडनी, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जो اللهم اشفني شفاء كاملا لهذه देखिए, डक्ट का मतलब क्या होता है, डक्ट, डक्ट का मतलब होता है कि ट्यूब लाइक चैनल्स जो होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक चैनल्स जो होती है ना, ट्यूब लाइक चैनल्स जो करती है स्क्रीशंस या फ्लूइड्स को क्या कैरी, चाहे यूरिन को या स्पर्म को या बाइल को, उनको बोलते हैं सबको डक्ट, है ना। अब आपको शायद पता होगी कि जो पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है, जो ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन होते हैं, उसको बोलते हैं पीसीटी एंड डीसीटी, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, इतना नहीं पढ़ते शायद, क्लास 10 में कहाँ पढ़ते, आपने पढ़ा होगा वो ग्लोमेरुलस पढ़ा होगा आपने, है ना, बस इतना ही है ना। पीसीटी मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल, और डीसीटी का मतलब डिस्टल कॉन्वर्टर ट्यूब्यूल, जो कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ जाएगा। इन शॉर्ट ट्यूब्यूल का लफ्ज़ यहाँ पे आ जाए, मतलब ट्यूब जैसा कुछ होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्यूब मानिए आप बस, तो यहाँ पे लिखा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूब जैसे इन किडनी। एंड इट्स मेन फंक्शंस आर स्क्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के तौर पे हमें ये हेल्प कर देते हैं, स्क्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। चलते हैं हम नीचे, कौन करते हैं हेल्प इन स्क्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये क्यूबरल एपिथेलियम वाले सेल से डक्ट ऑफ ग्लैंड बन जाता है या ट्यूबुलर पार्ट बन जाते हैं, और उन्हीं ट्यूबुलर पार्ट से क्या हो जाती है, स्क्रीशन एब्जॉर्प्शन, वो कुछ करते हैं स्क्रीट, कुछ करते हैं एब्जॉर्ब, उस हिसाब से फिर यूरिन बन जाता है। वो हम पढ़ेंगे अच्छे से इन द यूरिन फॉर्मेशन चैप्टर के अंदर। आप परेशान मत होया करिए कि मुझे पूरा समझ यहाँ पे नहीं आ गया ना, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट बहुत है एनसीईआरटी। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल, इसने जो लिखा है यहाँ पे भाई, द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ऑफ द नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। जो एपिथेलियम होता है ना, एपिथेलियम जिससे बन जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको ट्यूबुलर पार्ट बोला जाता है नेफ्रॉन का, उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। मैं वो दिखाता हूँ ये क्या होता है, पीसीटी एंड डीसीटी, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा आएगा इस चीज़ से, ऐसे आप हवा में पढ़ेंगे कुछ भी तो। डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये देखिए आप, तो मैं क्या लिखा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे कोई आसान डायग्राम मिलनी चाहिए, कोई आसान सी डायग्राम, सबसे मुश्किल निकाल दी मैंने डायग्राम। ये देखिए आप, यहाँ ऊपर ना क्लास लेते हैं आराम से, बहुत आसान है। ऊपर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी, और डीसीटी कहाँ पे होगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये रहा जो पहले प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब देखिए आप, ये देखिए अब ये क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये क्या होता है, ट्यूबुलर पार्ट्स यही होते हैं, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हम नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ किडनी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, खासकर मतलब नेफ्रॉन का, उसके अंदर जहाँ पे ग्लोमेरुलस पढ़ा होगा आपने, इतना पढ़ा होगा आपने, ग्लोमेरुलस है ना, ये कप लाइक जो होता है, इसमें जो ये होते हैं सब, प्रेजेंट आर्टरी और एफेरेंट आर्टरी, ये नहीं पढ़ा होगा आपने शायद, यहाँ पढ़ेंगे ना वहाँ चैप्टर में आराम से। अभी हमें क्या करना है, इसको फिलहाल समझ जाए कि ये किससे बन जाता है, इसी एपिथेलियल टिश्यू से बन जाता है। ये कहाँ गया हमारा एनसीईआरटी, ये रहा, ठीक है। इसमें क्या होता है अंदर से, माइक्रोविलाई, इसी प्रीसीटी के अंदर क्या होते हैं अंदर से, इसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं।
उसके बाद द कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, उससे क्या बन जाता है? देखिए स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से क्या बन जाता है? जो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स होती है ना, या जो एयर सैक्स की जो वॉल्स होती है एल्वियोलाई की, लंग्स के अंदर जो डिफ्यूजन बाउंड्री बना देती है, वो विद द हेल्प ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स बना देती है। और जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, जो क्यूब लाइक होता है, उससे डक्ट्स ऑफ ग्लैंड बन जाते हैं, या जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है, जैसे पीसीटी होता है या डीसीटी होता है या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होता है, ट्यूबुलर पार्ट जितने भी होते हैं, तो वो बन जाते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। और उसके अंदर क्या होता है, इन द पीसीटी व्हाट इज प्रेजेंट, माइक्रोविलाई आर प्रेजेंट, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन का काम भी करते हैं, और वो काम करते हैं किसका, स्क्रीशन का, एब्जॉर्प्शन स्क्रीशन, इसे यहाँ पे लिखा है। द कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की अगर बात करते हैं हम, अब ये वाली है, ठीक है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, ये वाली जो कॉलम जैसी होती है, इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, है ना, टॉल एंड स्लेंडर, ऐसी ऐसी खड़ा सेल्स, जो बना दिए कॉलम जैसा कुछ, ठीक है। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, उनके जो न्यूक्लियाई है वो बिल्कुल बुनियाद पे प्रेजेंट होते हैं, बेस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविलाई, आप देख पा रहे हैं इनके न्यूक्लियस ऊपर, देखिए आप, इनकी बेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उसके बाद फ्री सरफेस हैव माइक्रोविलाई, जो यहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम में फ्री स्पेस मिल जाती है, वहां भी क्या होगा, माइक्रोविलाई कुछ ऐसे ऐसे होते हैं ना, माइक्रोविलाई ऐसे ऐसे, दे आर फाउंड इन लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। अब ये जो हमारे पास कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती है, ये कहाँ पाई जाती है, इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक ये पाई जाती है, एंड इंटेस्टाइन, एल हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेम फंक्शन जिससे उसका था, लेकिन स्टोमक और इंटेस्टाइन, ना कि किडनी के अंदर, ये चीज समझनी है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है, ये चलता ही नहीं है। उसके बाद if the columnar or if the columnar or cuboidal cells bear cilia, अगर कॉलमनर सेल्स के अंदर या क्यूबॉइडल सेल्स के अंदर सीलिया पाया जाएगा ऑन देयर फ्री सरफेस, तो उसे बोलते हैं सीरिएटेड एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, सीरिएटेड एपिथेलियम। अगर पाया जाएगा किस में भी, अगर सीलिया होगा ना, दैट्स कॉल्ड एज सीरिएटेड एपिथेलियम। फिलहाल यहाँ पे कॉलमनर सेल जो है वो सीलिएटेड है। सीलिएटेड का मतलब हो गया जहाँ पे सीलिया होगा। अब सीलिया क्या होता है ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ऊपर होते हैं, ये हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं हम। हमें 6 बोलिए ना, 6 के बाद पढ़ने ना वापस 6 पढ़ेगा, 8 चैप्टर वहां पढ़ेंगे हम अच्छे से, सीलिया फ्लैश सब कुछ अच्छे से। उसके बाद देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस। इन सीलिया का फंक्शन क्या होता है, सीलिया करती है पार्टिकल्स को या म्यूकस को, जो कि हमारी बॉडी में अंदर से भी होता है और नाक में भी होता है म्यूकस, इन डिफरेंट डायरेक्शंस ओवर द एपिथेलियम। उनका फंक्शन होता है टू मूव द पार्टिकल्स और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम के ऊपर मैं चाहता हूँ कि म्यूकस को मैं क्या चलाऊं, आप मानिए ये ऐसे है ना, ये बाल जैसे सीलिया, इस पे आ गया म्यूकस, अभी थोड़ा ऐसे ऐसे करते, इससे क्या होता है, ये आगे चलेगा ना खुद ही, कभी ऐसे कभी ऐसे चलेगा। तो